आज का लेक्चर जिसमें हमें डिस्कस करना है कुछ और एलिमेंट्री फंक्शंस के बारे में। पिछले कुछ वीडियोस में हमने बहुत सारे एलिमेंट्री फंक्शंस देखे हैं कॉम्प्लेक्स में। अब और देखते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाते हैं। पर एक बार चेक कर लेते हैं कि वीडियो अच्छे से लाइव है, स्ट्रीम लाइव है, फिर कंटेंट फंक्शंस देखे हैं कॉम्प्लेक्स में और देखते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाते हैं। आई गेस ठीक से आवाज़ आ रही है और आप सब मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं, तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे लेके चलते हैं। आवाज़ बंद कर देते हैं ताकि आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन पाए और मैं आपकी आवाज़ ना सुन पाऊँ। तो करते हैं आज के लेक्चर को कंटिन्यू हम दोबारा से। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है इशिका अग्रवाल और मैं 5-6 साल से हायर मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ। तो कुछ एक्सपीरियंस मैंने गैदर करा है और बहुत सारा और बाकी है। छोटा सफ़र हुआ है, सफ़र का छोटा पार्ट तय हुआ है, बहुत सारा बाकी है जो हमारा साथ में चलने वाला है। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं। मैथमेटिक्स से दोस्ती करी है और मैथमेटिक्स से दोस्ती करते करते मैथमेटिक्स की जो क्वेश्चन सॉल्विंग की कला है वो सीखी है। तो ये दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बहुत अच्छे से पास ऑन कर सकती हूँ। एक तो आपकी दोस्ती करा सकती हूँ मैथ्स के साथ, और दूसरा आपको भी मैं वो कला, वो आर्ट सिखा सकती हूँ क्वेश्चन सॉल्विंग की। अभी एंट्रेंस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हम क्वेश्चंस को देख के घबराएं ना, क्वेश्चंस को मैनेज कर पाए। तो उस काम में मैं आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकती हूँ। तो आई गेस और तो क्या चाहिए, फिर सब बढ़िया है, लग जाए इस काम पर। सही है, ठीक है। तो बिफोर वी मूव अहेड, मेरे बारे में तक जानना काफ़ी है आप लोगों के लिए। बाकी का जानते हैं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी कुछ अच्छा इन्होंने किया है अपने प्लेटफॉर्म पर। तो इन्होंने जो प्लेटफॉर्म पे किया है उसका आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं ताकि आपको पता लग जाए कैसी कैसी क्लासेस होती हैं, क्या कुछ होता है यहाँ पर। एंड देन वील मूव अहेड। तो यहाँ पे दो टाइप की क्लासेस होती हैं। एक तो होती है स्पेशल क्लास जो कि फ्री टाइप की क्लास होती है, तो स्पेशल क्लास, और दूसरी होती है पेड क्लासेस जो कि जैसे कि नाम सजेस्ट करे पेड होती हैं। जो स्पेशल क्लास है उसमें कुछ फीचर्स होते हैं जो कि बाकी ऐप से डिफरेंट होते हैं, सेशंस को ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए, वो भी आपको बताए जाएंगे। एंड अगर पेड क्लास है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम द फीचर्स जो स्पेशल क्लास में अवेलेबल हैं। वो सब तो पेड में होंगे ही, साथ में कुछ और एक्स्ट्रा बातें होंगी, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर आप कोई स्पेशल क्लास अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अटेंड कर रहे हैं, unacademy.com पे विजिट कर या फिर अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप आपने डाउनलोड कर लिया है, उसके बाद आप कुछ यहाँ पर अटेंड करें स्पेशल क्लास, तो आपको काफ़ी फीचर्स मिलेंगे। कैसे कैसे फीचर्स? बहुत इंटरैक्टिव होते हैं सेशंस, आप अपने डाउट्स की फोटोग्राफ भी शेयर कर सकते हैं एंड आप पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यू कैन रेज अ हैंड, ऑलवेज गेट नोटिफाइड फॉर द क्लासेस अ डे प्रायर या कम से कम 10-12 घंटे पहले। एंड लेक्चर नोट्स आपको मिल जाएंगे एंड यू कैन वॉच योर क्लासेस फ्रॉम एनी वेयर एनी टाइम एनी ऑफ योर डिवाइसेस। तो अच्छा है, ये सब फ्री क्लासेस के फीचर्स हैं। अगर आप कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। सपोज आप लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, तो जो अनर वाइट सर्कल है, अंदर वाला इनर वाइट सर्कल, उसमें जो भी बेनिफिट्स लिखे हुए हैं आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है। पहला, हाई जो टॉप एजुकेटर्स हैं हर हाई मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, उनके साथ पढ़ने का मौका। दूसरा, बहुत सारी लाइव क्लासेस। और तीसरा, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जिसमें सारे आपके सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स कवर करे जाते हैं फॉर योर टारगेट एग्जाम। चौथा, क्विज एंड टेस्ट, जैसे कि आपको पता लगता है कि कैसी चल रही है आपकी तैयारी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। एंड हर चीज़ का अनलिमिटेड एक्सेस, आप कितनी मर्जी बार आप वीडियोस को प्ले करके देख सकते हैं, उन्हें अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड इनकेस आप लेते हैं आइकनिक सब्सक्रिप्शन, तो उसमें 5 एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कि जो प्लस में मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे, साथ में 5 और। तो 6 बेनिफिट मिलेगा। पर्सनल गाइडेंस, 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी आपको, स्टडी प्लानर मिलेगा एंड स्टडी मटेरियल मिलेगा एंड वर्कशॉप्स मिलेंगी रेगुलर, एंड साथ में टेस्ट एनालिसिस मिलेगा जिससे आपको पता लगता रहेगा कि टेस्ट में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो प्लस आइकनिक में से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अकेडमी के प्लेटफॉर्म को और अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दौरान एक कोड है जो आपके काम आएगा। कौन सा कोड है? ये वाला कोड, इशिका10। ये कोड किस काम आता है? इशिका10 मेरे नाम से जो कि बना है। इस कोड को अगर आप कोई भी अनअकैडमी पे कोर्स परचेज करें तो यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा।
तो अच्छा कोड है, काम का है, यूज़ कर सकते हैं वाइल यू मेक एनी परचेज। एंड फिलहाल इतना ही, आई गेस इतना जानना काफ़ी आप लोगों के लिए। चले आगे। अब कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। इनकेस आप सब्सक्रिप्शन लेने के इरादे में हैं अनअकैडमी पर, तो कुछ मेगा ऑफर्स चल रहे हैं फिलहाल जो आपके काम आएंगे। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं 18 से 20 अक्टूबर के बीच में, तो आपको 6+1 6 मंथ के साथ एडिशनल 1 मंथ सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप लेते हैं 25 से 31 अक्टूबर के बीच में, तो आपको 6 मंथ के साथ एडिशनल 1 मंथ मिलेगा। और अगर आप 24 मंथ से लेते हैं 2 साल का, तो आपको एडिशनल 3 मंथ्स फ्री मिलेंगे। ऐसे डेट्स को याद रखें और जो भी ऑफर है उस हिसाब से आप यूज़ कर लें। तो अगर आप 13 अक्टूबर तक लेते हैं, तो आपको 6 मंथ से 1 मंथ का एडिशनल फ्री मिलेगा और 12 मंथ के साथ 2 मंथ्स का फ्री मिलेगा। एंड 14 से 20 अक्टूबर के बीच में 2 साल के साथ 3 मंथ्स का वैलिड होगा। तो ये बेसिकली आप सब्सक्रिप्शन पे है कि अगर आप CSI UGC नेट का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और इस डेट के बीच में लेकर ले रहे हैं, सपोज आप प्लस वाला ले रहे हैं, तो आपको 12 महीने के साथ 2 का एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा, ऐसे करके। और ऑफ कोर्स ये तो टाइम लिमिट के साथ है। दूसरा है एक कोड जो आपको पता है, शिका 10। इसमें कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, तो इस कोड को आप कभी भी यूज़ करेंगे आपको हमेशा 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कोड आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में आप ये वाला ऑफर यूज़ करें, फिर दोनों कंबाइन करके अच्छा ऑफर हो गया, आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अच्छा है, सब बढ़िया है। अभी अपन आगे चलते हैं। तो इन केस आपको अभी आपको लेने का इरादा बन गया, तो कैसे लेने का है? आपको CSI UGC नेट पे जाना है। आप जैसे अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करेंगे या फिर वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, क्रेडेंशियल्स डालेंगे, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, उस पर जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, देन यू विल गेट दिस पेज। सेलेक्ट अ सब्सक्रिप्शन प्लान दैट सूट्स यू, यू कैन आइदर गो फॉर प्लस और आइकनिक। जैसे ही आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अ पेज जहाँ पे सारे प्राइजेस मेंशन होंगे ड्यूरेशन के हिसाब से। अगर आप 2 साल का परचेज करते हैं तो ये मंथली कॉस्ट पड़ेगी, अगर आप 1 साल का करते हैं तो मंथली कॉस्ट, एंड अगर आप 6 मंथ्स का करते हैं तो मंथली कॉस्ट आप इसके हिसाब से देख सकते हैं। एंड फिर वो सब्सक्रिप्शन प्लान चूज़ कर सकते हैं। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे गिफ्ट बॉक्स दिखाई देगा। इस गिफ्ट बॉक्स में आप ये रेफरल कोड इशिका 10 डाल सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे इशिका 10, यू विल गेट अ स्मॉल अप्लाई बटन ओवर है, और इस पर क्लिक करते ही सारे प्राइस 10% से यहाँ पे रिड्यूस होते आपको दिखाई देंगे। उसके बाद आप प्रोसीड टू प्ले पे क्लिक करें, एंड प्रोसीड टू पे आप के बाद आप कोई भी पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, कार्ड, EMI, UPI, सक्सेसफुली पेमेंट कंप्लीट करें, आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इसमें एक बग्स बाउंटी का फीचर है, यानी कि अगर आपको लगे कि कोई कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। है सब। तो पेशेंटली सा इंट्रोडक्शन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग रोज़ सुनते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छे लोग हैं आप लोग। काली, वेरी गुड इवनिंग काली। भूल चूक माफ, नमस्कार मैम। बिल्कुल काली। देवानंद कस्बे, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को, एंड सूरज की तरफ से, एंड सूरज आपका भी नमस्कार। तो जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन सभी को गुड इवनिंग। अब थोड़ा सा अपना स्केड्यूल दोबारा दोहरा देते हैं, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपनी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर होता है हर वेडनेसडे। कहाँ पर होता है? 1 डे अ वीक, फिक्स 1 डे। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्लास भी इसकी हो जाती है कभी कभी। इस वीक में होंगी एक्स्ट्रा क्लासेज, और टाइमिंग रहती है 8 to 9 PM या इसका आधा 1 घंटा ऊपर नीचे। क्लासेस इसकी होती हैं स्पेशल क्लास अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पर, या फिर आप इस लिंक पे विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगी क्लास। ये अपना यूज़र नेम है ट्रिप बोहेमिया, इशिका अग्रवाल टाइप करने से भी मिल जानी चाहिए। दूसरा कोर्स अपना चल रहा है लीनियर अलजेब्रा का। इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 days अ वीक, वीकेंड बैच है। हर सैटरडे और संडे की क्लास होती है, फिक्स डेज, कोई चेंज नहीं, फिक्स टाइमिंग्स 9 to 10:15 PM। एंड इसकी क्लास होती है इसी यूट्यूब चैनल पे जिसपे भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। एंड नेक्स्ट है अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, जो कि वीकडे बैच में कोर्स चल रहा है लाइव। जो आप अभी क्लास देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्लास है, 5 days अ वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। टाइमिंग फिक्स 9 to 10:15 PM इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो फिलहाल कॉम्प्लेक्स की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इंट्रोडक्शन आप लोगों ने सुन लिया है। आपको मालूम है 2 किताबें मैंने सजेस्ट की थी। हमने बेसिक क्वालिटीज़ किताब से कवर कर लिया है। फिलहाल अपनी जो चल रही है सेकेंड किताब चल रही है, दिस इज़ व्हाट वी आर यूजिंग एट प्रेजेंट। इसमें एलिमेंट्री फंक्शन वाला जो चैप्टर है उसको हम पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्री फंक्शंस का क्या मतलब है? एलिमेंट्री फंक्शंस यानी कि जो कॉमन फंक्शंस है जो हमारे काम आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने स्टार्ट किया, उसके बारे में बहुत जानकारी ली, उसके डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े।
नंबर से फ्रूट कर फंक्शन पर आए, फंक्शन के हमने टाइप्स देखे, फंक्शन के बारे में और जानकारी ली, कॉन्टिन्यूटी, लिमिट्स और डिफरेंशियबिलिटी देखी। अब हम जाना चाहते हैं इंटीग्रेशन पे। कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस खत्म भी इंटीग्रेशन के साथ ही होगी। तो वेरी लास्ट टॉपिक जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ेंगे वो भी इंटीग्रेशन ही होगा। तो आप देख रहे हो, एक बार कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इंटीग्रेशन शुरू हो गई तो एंड तक इंटीग्रेशन ही चलती रहेगी। इंटीग्रेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब इस बाकी के बचे हुए सिलेबस में कोई दिक्कत ना आए तो हम बहुत अच्छा बेस बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने सारे फंक्शंस जो कि एलिमेंट्री है, कॉमन जैसे हैं, हमने क्या किया, हमने सोचा कि उनको एक एक करके उठा के पहले उनके बारे में सब जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। वो नहीं होता जैसे सफ़र पे निकलना है तो हम पैकिंग कर लेते हैं ना, बैग पैक कर लेते हैं, जो जो सामान सफ़र पे चाहिए होगा उसको ले लेते हैं ताकि रास्ते में दिक्कत ना आए ट्रिप पर। तो हम वैसा ही कर रहे हैं, अभी अपन को इंटीग्रेशन के सफ़र में निकलना है और रास्ते में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम सारे एलिमेंट्री फंक्शंस को पैक कर रहे हैं उनकी सारी जानकारी के समेत। तो सबसे पहला एलिमेंट्री फंक्शन जो हमने डिस्कस किया वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं एंड मैं मान के चलती हूँ कि आपको भी अच्छे समझ में आ गया और कोई दिक्कत नहीं है। और ये मान के चलती हूँ कि जो आज का लेक्चर देख रहे हैं वो पुराने लेक्चर्स देख कर आ रहे हैं। सेकेंड हमने कौन सा किया था, लॉगरिथमिक किया था। काली कह रहे हैं उन्हें इंटीग्रेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। इंटीग्रेशन तो सबसे प्यारा सब्जेक्ट है, उसमें इतनी अच्छी कैलकुलेशन होती है, बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट बना था 11th में बहुत तेज़। बचपन से इंटरेस्ट है, पढ़ाती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ, पर मैथ्स में बहुत तेज़ बना था तब 11th में, और भी तेज़। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। मुझे तो ये दोनों इतने पसंद आए थे, पूछो मत, बहुत ज़्यादा। तो हमने पहला पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दूसरा हमने पढ़ा लॉगरिथमिक फंक्शन, तीसरा हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट्स। लॉग हमने सॉल्व करते वक्त एक्सपोनेंशियल का इस्तेमाल किया, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट्स के वक्त हमने लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों का इस्तेमाल किया, एंड चौथे हमने देखे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। कल हमने जो भी जानकारी ली, अच्छी बात है, आई होप आपको याद हो, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक को हमने पढ़ने के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इस्तेमाल किया। अब आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक को कंटिन्यू करेंगे और साथ में हाइपरबोलिक को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एज वेल एज हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, तो हाइपरबोलिक पढ़ते वक्त हम ट्रिग्नोमेट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और एक्सपोनेंशियल का भी इस्तेमाल करेंगे। एक्सपोनेंशियल तो लगा लो, सब में इस्तेमाल होता ही है। अब देख लो एक्सपोनेंशियल कितना ज़बरदस्त फंक्शन है। इसको पढ़ने के बाद अपन बाकी सारे फंक्शंस को आसानी से पढ़ सकते हैं। हम जिस ऑर्डर में पढ़ रहे हैं इस ऑर्डर में पढ़ने का भी स्पेसिफिक रीज़न है, क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर वाले फंक्शंस नीचे वाले फंक्शंस को एक्सप्लेन करने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, ओके, बढ़िया है। चलें फिर, कल हमने क्या काम किया, कल हमने साइन और कॉस के बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन किया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, कुछ फॉर्मूला देखे, एंड फाइनली वीडियो खत्म करी थी कुछ क्वेश्चंस के साथ जो कि आप सबने अच्छे से आंसर कर दिए थे। अब चलते हैं आगे। अब आगे चलने से पहले ज़रूरी है कि आपको हाइपरबोलिक बारे में क्या क्या पता है वो आप मुझे बताओ एक बार दोहराकर। तो हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में रियल में आपको क्या क्या पता है। अभी कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक पे हम नहीं जा रहे हैं, रियल सब जानते हैं। तो रियल में जब हमने हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़े थे तो उसके बारे में आपको क्या क्या जानकारी है इन रैंडम सभी लोग बताएं। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सबके लिए, हाइपरबोलिक फंक्शन को हाइपरबोलिक फंक्शन क्यों कहते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक को ट्रिग्नोमेट्रिक या सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या आपको मालूम है। हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड सर्कुलर फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों, उनका नाम क्यों है, वाई आर दे नेम्ड सो, इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं किसको मालूम है, सर्कुलर फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम्म, बताएं जनता, सूरज, काली, शिव शंकर, सौरभ, निशी। हैप्पी नवरात्रि निशी, सभी को क्या कहते हैं, नवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज नवमी है एंड कल दुर्गाष्टमी थी, आज दुर्गा नवमी है, एंड फाइनली अपनी 9 डेज की प्रेयर और वो साइकिल कंप्लीट होती है नवरात्रि की। तो सभी को हैप्पी नवरात्रि। हम्म, काली ने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ट्राइंगल से आए हैं। बिल्कुल, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सर्कुलर फंक्शंस भी कहते हैं,
इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल से रिप्लाई करते हैं तो इसको वैसा भी कह देते हैं। तो ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन वी कैन डिराइव देम यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, तो 90 डिग्री वाला ट्राइंगल। दूसरा वी कैन डिराइव देम यूजिंग अ सर्कल, सर्कल की जानकारी से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। वहाँ भी हमें राइट एंगल ट्राइंगल की डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। हाइपरबोलिक को हाइपरबोलिक क्यों कहते हैं? अब जैसे हम सर्कुलर फंक्शंस पढ़ते हैं तो हम यूनिट रेडियस के सर्कल से, यूनिट रेडियस के सर्कल के हेल्प से सब कुछ डिराइव करते हैं, तो इसे इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह देते हैं। वैसे ही अगर हम हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, इनको कह रहे हैं, तो क्योंकि इन फंक्शंस को हम यूनिट क्या यूनिट मॉडुलस वाले केस से डिवाइड कर सकते हैं, इसको यूनिट हाइपरबोला से। तो हाइपरबोला की राइट हैंड साइड एक आधा ले लो, आधा पार्ट ले लो, तो यूनिट हाइपरबोला से हम इसको डिराइव कर सकते हैं, उसकी सारी बातें कर सकते हैं, तो इसलिए अपन इसको हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं। कौन कौन लोग होते हैं हाइपरबोलिक, कौन कौन से पढ़े हैं आपने? वही सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े हैं वही सारे आपने हाइपरबोलिक पढ़े होंगे। साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और फिर इन दोनों को मिला के टैन हाइपरबोलिक एक्स, के बाद कोसेक हाइपरबोलिक एक्स, सेक हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉट हाइपरबोलिक एक्स, यही सारे पढ़े होंगे। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर से हम उठा रहे हैं, तो ये जानकारी हमने पढ़ी है हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में। सर्कुलर फंक्शन हमने सारे पढ़े हैं, बस उसमें हाइपरबोलिक नहीं लगाते जाओ। तो साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स, उसके बाद सेक एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो ये 6 लोग हमने पढ़े हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। यहाँ भी सारे एक्स वेरिएबल रियल से आए, तो ये तो रियल में हमने पढ़े हैं। उसको हमने कल एक्सटेंड कर दिया था कॉम्प्लेक्स के प्लेन पर, और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स की टर्म्स में जानकारी देखी थी। आज हमारा काम है कि हम जो हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में जानते हैं उसको हम रिलेट करें जो हमने कल पढ़ा है उससे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब मैं पूछना चाहती हूँ, किसी को हाइपरबोलिक फंक्शन की भगवान की दया से ग्राफ भी याद है या नहीं? याद है किसी को? थोड़ा बहुत वो एक आइडिया ही हो तो अच्छा है। ग्राफ्स वगैरह आपको कहा था ना, देख कर आया करें, ग्राफ्स की बहुत ही ज़्यादा जानकारी होनी ज़रूरी है। आपको ग्राफ आइडिया होगा तो क्या होगा, समझ में रहेगी बात। अभी हम रियल में ही चल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पे तो अभी हम पहुंचे भी नहीं है। किसी को याद है टैन हाइपरबोलिक का ग्राफ, साइन का, कॉस का? तो साइन हाइपरबोलिक का कुछ इस तरीके से होता है, एक्स क्यूब जैसा ग्राफ, ऐसा कुछ ग्राफ होता है। इसमें जो बीच में टेंटेकल्स निकल गए हैं इनको इग्नोर करें, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है साइन हाइपरबोलिक का। कॉस का होता है, यहीं से हो तो यू टर्न ले लेते हैं, ऐसा कुछ होता है कॉस का। और टैन ये होता है, रेड वाला है कॉस हाइपरबोलिक, ग्रीन वाला है साइन हाइपरबोलिक। और टैन का कैसा होता है, रंग बदलते हैं। टैन का होता है कुछ ऐसा, 1 और -1 के बीच में, ऐसा कुछ जैसा कि टैन इनवर्स का होता है वैसा टैन हाइपरबोलिक का भी वैसा सही होता है। ऐसा कुछ ग्राफ होता है। 1 और -1 के बीच में जो लाई करता है ये अपना टैन हाइपरबोलिक। तो जिनको ग्राफ्स याद नहीं, कृपालता करके घर पे जाके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शंस के ग्राफ रियल में ही दोबारा देख लें। हर चीज़ का ग्राफ आना चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स में डायरेक्टली ग्राफ तो यूज़ नहीं होगा, पर ग्राफ से क्या होता है आपको हमेशा याद रहेगा रेफरेंस, और कॉम्प्लेक्स पढ़ने के लिए हमेशा रियल का रेफरेंस अगर आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी, ठीक है। ओके, कल हमने ट्रिग्नोमेट्री में सारी कुछ आइडेंटिटीज जो हमने रियल में पढ़ी थी उसको रिकैप्चुलेट किया था। मैं चाहती हूँ आज आप वही सारी आइडेंटिटीज मेरे को ज़रा यहाँ पे रिकैप्चुलेट करवाएं हाइपरबोलिक फंक्शन के केस में। तो देखते हैं किस किस को याद है। हाँ जी, सबसे बेसिक आइडेंटिटीज हमने ट्रिगो में पढ़ी थी, कौन कौन सी थी बेसिक आइडेंटिटीज? अभी हम सारा काम रियल में करें, रियल वाला काम हम रिकॉल करें, देखते हैं कितना अच्छे से याद है नहीं। कौन कौन सी बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी हमने, बताएं जी। पहला हमने पढ़ा था, जो हमने रियल में पढ़ा, कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो ये तो हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक वाली। हाइपरबोलिक फंक्शन के केस में क्या होता है, अगर हम कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर करें और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर करें तो उसके केस में कैसे बन जाती है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस
साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, क्या ये 1 बनता है? तो ऐसा तो नहीं है ज़रूरी, पर इसमें आइडेंटिटी क्या हो जाती है फिर, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। मैं जान के लिखने के बाद रब कर रही हूँ कि देखो चेंज है, माइनस करो तो 1 आता है, तो ये डिफरेंट है। ट्रिगो का केस हो गया, ये हाइपरबोलिक का केस है। याद है प्रॉपर्टीज की नहीं? और बताएं। और बेसिक ट्रिगो में कौन सी होती है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो जाता है, क्या यहाँ पे भी सेम रहता है या कुछ बदल जाता है? काली सूरज, यहाँ पे ऐसा हो जाता है 1 माइनस टैन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे दोबारा से साइन में फर्क आ गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड में अब आपको याद है या बताना चाहेंगे? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये ट्रिगो में है। हाइपरबोलिक में क्या हो जाता है? हाइपरबोलिक में साइन 1 का चेंज हो जाता है, -1 प्लस कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे थीटा हो या एक्स हो, कहाँ से आ रहे हैं लोग? रियल से आ रहे हैं। अभी हम सारा कुछ रियल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं। अच्छा, अब कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हाइपरबोलिक स्पेशल होती हैं। हाइपरबोलिक का एक्सपोनेंशियल में रिलेशन, कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या रहता है? याद है किसी को भगवान की दया से? क्या आते हैं बताएं। और इसी तरीके से कॉस हाइपरबोलिक, राइटिंग आने की कोशिश करो। कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या आ जाता है? और कौन सी थी? और भी कोई जानकारी? हम्म, थर्ड पेयर बनाया था ना हमने, हाँ ये फोर्थ पेयर। अब फिफ्थ पेयर, फिफ्थ पेयर हम फिर से ट्रिको से कंपेयर करेंगे। कल तो इसका जवाब दे। फिर ट्रिको में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है जान के हमने कल पढ़ा था, दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको कंपेयर करने को मिले। कॉस एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई क्या होता था? हमने कल पढ़ा था साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अभी एक्स और वाई सब रियल नंबर्स हैं। अभी देखो, अगर हम इसको हाइपरबोलिक में लेके जाएं तो क्या होता है? अगर मैं बोलूँ कि हाइपरबोलिक के केस में बताओ क्या हो जाता है, तो बताएं जरा। तो क्या सेम हो जाता है या नहीं? तो साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, बिल्कुल ऐसा सेम हो जाता है। ठीक है, साइन भी सेम वाला है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, दोनों चीज़ें सेम सी हैं। अब इसे कॉस के केस में देखें। कॉस के केस में क्या हो जाता है? कॉस एक्स कॉस वाई, बीच में साइन देखो नेगेटिव हो जाता है, फिर आता है साइन एक्स साइन वाई। अब इसको हाइपरबोलिक के केस में देखते हैं। कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई, इसके साथ क्या होता है? कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस, यहाँ पे साइन सेम रहता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। यहाँ पे साइन नहीं बदला हुआ, साइन वापस सेम रहा, ये बात नोट करने की है। तो यहाँ पे फर्क होता है ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक में। अब मैं जान के सब बता रही हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक में फर्क होता है। और अभी तो सारी दुनिया चल रही है अपनी रियल की। फिर जब हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स में तो ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक में तब भी फर्क होगा, और तब रियल और कॉम्प्लेक्स वाले में भी थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। ये सारी आइडेंटिटीज याद आ गई, दिमाग के वापस पेज से खुल गए, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। अच्छा, एक और था, एक और। वैसे तो बहुत सारी दुनिया जान के फॉर्मूला, अब हम सारे रिकॉल करेंगे तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री कराने में वापस से अगले 15 दिन लग जाएंगे। पर एक और है जिसको हम मिस नहीं कर सकते, साइन ट्वाइस एक्स पढ़ा था हमने। वैसे साइन ट्वाइस हाइपरबोलिक के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? और कॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इनको तो बताएंगे। कॉस हाइपरबोलिक ट्वाइस एक्स, हाइपरबोलिक पहले लिखते हैं, इधर ही पहले लिख दें इसको। तो साइन टू एक्स क्या हो जाता था? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये तो ट्रिग्नोमेट्री में होता है, क्या हाइपरबोलिक में ऐसा हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो ये तो सेम रहा, अच्छी बात है, अच्छी प्यारी बात है, कोई दिक्कत नहीं आई। कॉस के केस में आएगी दिक्कत। ये होता था ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स -1
1 minus twice sin square x and cos square theta minus sin square theta। अब बताएं हाइपरबोलिक के केस में कैसा हो जाता है। तो ये तो ठीक है, ये पहले वाला तो सेम रहता है, ये हाइपर को ट्वाइस कॉस स्क्वायर बोला तो ठीक है। अब आगे कैसे ड्राइव करने हैं, बेसिक आइडेंटिटी को यूज करके। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, पर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स 1 होता है। उस आइडेंटिटी को आप यहाँ से यूज करोगे तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, 1 प्लस ट्वाइस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस आ गया। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स से हाइपरबोलिक के केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ऐसे कर करके आप सारी आइडेंटिटीज वापस याद कर लें, थोड़ी बहुत मैंने आपको याद दिला दी है। काली ने कहा सब फॉर्मूले सेम ही होते हैं साइन। इंजीनियर बाबू कह रहे हैं मैम व्हेन विल द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सीएससी नेट कम। इंजीनियर बाबू इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, फिलहाल तो आप सब गेट पे ध्यान दें, गेट फरवरी में उसकी तैयारी करें। अभी सीएससी नेट की कब आएगी इसका कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, दिसंबर में आनी चाहिए थी डेट, दिसंबर के लिए डेट आनी थी तो 2 महीने पहले फॉर्म निकलना चाहिए था, अभी तक नहीं निकला तो मोस्ट प्रॉब्ली पोस्टपोन होगा। तो कोई बात नहीं, तैयारी रखें, देखते हैं जो भी होगा, तैयारी करते रहे, अब यही कर सकते हैं हम लोग तो। ठीक है, चलो फिर अपने रियल वाला पार्ट अभी रिकॉल करें। अब वापस चलते हैं, इसको रिलेट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स पे चलने से पहले आप जरा एक और काम करते हैं, रियल में जो पढ़ा लास्ट बात, कॉस एक्स को और साइन एक्स को तो आप लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में, है ना। जरा कॉस हाइबोलिक एक्स और साइन हाइबोलिक एक्स को एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में बता दे। इसका फॉर्मूला बहुत इजीली डराइव कर सकते हैं हम, कौन सा, बेसिक आइडेंटिटी से। कहाँ गया, बेसिक आइडेंटिटी पड़ी होगी ये। इस आइडेंटिटी को यूज करके आप साइन हाइबोलिक एक्स और कॉस हाइबोलिक एक्स निकाल सकते हैं। कैसे, ऐड 1 और 2, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ऐड करने से आ जाएगा कॉस हाइबोलिक एक बार ही, और एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा। बताओ क्या आएगा, क्या आ जाता है। सूरज ने कहा मैम आपने हाइबोलिक की फॉर्मूला कैसे याद की। सूरज फॉर्मूला नहीं याद की, डिराइव करे अभी आपके आगे। ये देखो मैंने ये याद करे, बस बेसिक आइडेंटिटीज याद कर लो। अगर ये याद कर ली ना, उसके बाद क्या है, सारी बाकी के डिराइव होते जाएंगे। बाकी सारे आपको अगर एक भी याद है तो आप बाकी डिराइव कर सकते हो। ओरली डिराइव करो, बेसिक आइडेंटिटीज याद कर लो। दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ, या तो फिर अभी जो मैं ये बता रही हूँ ना, ये आप ये वाले याद कर लो और फिर साथ में डिराइव करते जाओ। ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाय 2। और साइन हाइबोलिक के केस में क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्स बाय 2। अब ये याद कर लिए, बाकी सारे आप डिराइव कर सकते हो। तो कुछ एक दो याद करो, बाकी हमेशा डिराइव ही करने पड़ेंगे। अगर सारे रटोगे तो आगे पीछे हो जाएंगे, वरना साइन और हाइबोलिक वाले मिक्स हो जाएंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइबोलिक मिक्स होने के चांस रहते हैं। इनको बस याद रखने का तरीका क्या है, हमेशा मन में तुरंत डिराइव करते जाओ। तो जब मैं लिख रही थी तो मैं थोड़ा थोड़ा याद करी थी कि हाँ ऐसे करके माइनस साइन आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके। तो उस पर क्या होता है, आपको बस थोड़ा थोड़ा याद रहेंगे, कोई एक आधा याद रखना पड़ता है। ठीक है। तो ये साइन हाइबोलिक एक्स है और ये है, और यहाँ पे एक्स अपना रियल है। अब इन जानकारी को रिलेट करते हैं जो हमने कल पढ़ा था, वापस से कॉम्प्लेक्स की दुनिया में आ जाओ। बैक टू द वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने कल पढ़ा था साइन जेड के बारे में। साइन जेड क्या आया था एक्सपोनेंशियल के नाम से, जरा दोबारा बता दो। और कॉस जेड क्या आया था, एक्सपोनेंशियल आयोटा जेड माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा जेड बाय ट्वाइस आयोटा, ये आया था। और कॉस क्या आ गया था, एक्सपोनेंशियल आयोटा जेड आगे प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा जेड बाय 2। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इसके बाद ना ये सब कुछ जो आपको बताया, ये सब मैंने आपको बताया है 2 फॉर्मूला बताने के लिए, पर आपको मालूम है मैं सीधे तरीके से फॉर्मूला नहीं बताती हूँ, मेरे को तो क्वेश्चन पूछ के ही मजा आता है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है, इसको एक प्रॉपर्टी की तरह याद रखना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन स्लैश प्रॉपर्टी क्वेश्चन है, पर इसका जो आंसर है आपको प्रॉपर्टी की तरह याद रखना है। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट फॉर z variable coming from complex number। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट,
तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स इज इक्वल टू आयोटा साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस हाइपरबोलिक। काली आपने क्या बताया? मैंने जो बताया उसे सारी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ऐसे काली बता रहे हैं। काली ने बताया कि सिर्फ साइन स्क्वायर में -1 मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ, ये तो रटने वाली बात हो गई ना। हाँ, आप देख लीजिए, ऐसा हमेशा लाई कर रहे तो मैं तो रटती नहीं, मैं रटने की बात हूँ, मैं हमेशा वही एक आधा फॉर्मूला यूज करती हूँ, बाकी साइड डिराइव करते जाओ हमेशा। आयोटा वाई इज इक्वल टू कॉस वाई, कॉस हाइपरबोलिक आयोटा वाई इज इक्वल टू कॉस आयोटा वाई। और भी बनाए जा सकते हैं क्या? मेरा भी ऑप्शन से पेट नहीं भरा है, तो आप लोग सॉल्व करो, आपको मालूम चल गया होगी मैं क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रही हूँ। आप सॉल्व करो, मेरे पास और ऑप्शंस बनाने की इच्छा है अभी। डाला चाह रहा है और ऑप्शन से पेट नहीं भरा है, तो हम और बनाते हैं, आप सॉल्व करते जाओ बस। ई एफ जी एच कॉस हाइपरबोलिक आयोटा वाई इज इक्वल टू कॉस माइनस आयोटा वाई। और क्या बनाया जाए? कॉस हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू कॉस आयोटा वाई साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू साइन आयोटा वाई एंड y इज इक्वल टू आयोटा वाई। ठीक है, अपन ने कॉम्प्लेक्स को ना बाद में लेकर आएंगे, कॉम्प्लेक्स में ही जाना है हमने, पहले हम इसको जरा ऐसे देख लेते हैं। बताओ इनके बारे में क्या कहना है आप लोग का। बताओ बताओ क्या कहना है, कुछ आपके सामने लिखे गए हैं, आपको बस क्या करना है, दो तीन फॉर्मूला बताए गए हैं, आपको मालूम है जो, उन्हीं फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बताना है कुछ ना कुछ। आपको बताए भी गए, आपको मालूम भी है, तो या तो जो पता है ऑलरेडी उसको इस्तेमाल कर लो, या फिर जो बताया जा रहा है उसको इस्तेमाल कर लो। तो आइदर कोई यूज करके बताओ क्या बनेगा, इनके साथ क्या होगा। अब इन सब चीज़ों को यूज करके हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइव करने वाले हैं। आपकी लाइव चैट गायब हो गई है। काली ने कहा रटना कैसे हुआ, आपने तीन से सारे ड्राइव करे, इसमें हमने एक ही से कर लिया। नहीं काली, रटना नहीं, आप समझा नहीं बात, आपने सिर्फ साइन का फॉर्मूला, आपने कैसे बोला साइन स्क्वायर -1 आ रहा है। इंजीनियर बाबू को पूछना है क्या गेट का सिलेबस काफ़ी है सीएसई नेट के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सेम ही सिलेबस है, लगभग लगभग। काली आपकी बात दोबारा पढ़ते हैं। काली ने कहा है मैम, क्या काली, सब फॉर्मूले सेम ही होते हैं, सिर्फ साइन स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है, देखो। खाली हम कैसे भी याद रख सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। बचपन में ऐसे नहीं याद रखते थे,
साइन कॉस टैन, है ना, ये कैसे याद रखा था हम सबने? याद है आप सबको कैसे याद किया था ये हमने? जैसे साइन कॉस टैन ऐसे याद किया था ना। परपेंडिकुलर बेस होता है साइन, कॉस होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है साइन, परपेंडिकुलर बाय बेस बाय हाइपोटेनस होता है कॉस। तो इसको ऐसे याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो पी बी, पंडित बद्री प्रसाद पी, हर हर बोले एच, एच बी, एंड सोना चांदी तोले, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी बना के कर सकते हैं, आपको याद रहना चाहिए। पहली बात समझ में आना चाहिए, दूसरी बात याद रहना चाहिए, ठीक है। तो हर बार ड्राइव करना जरूरी नहीं है, दूसरी बार उसको रट के भी याद रखते हैं, कोई चक्कर नहीं है। मतलब मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, मेरे को नहीं रह पाता ऐसे। मैं क्या करती हूँ, मेरे को एक आधा फॉर्मूला से ड्राइव करना ज़्यादा आसान लगता है, मैं उसी वक्त साइड पे थोड़ा सा करके ड्राइव कर लेती हूँ। सूरज ने कहा मैं गलत है, अब सूरज कह रहे हैं ए सही है। सूरज डिसाइड कर लो। शांतनु ने कहा मैम आई एम इन सेकेंड ईयर, कैन आई प्रिपेयर फ्रॉम नाउ? बिल्कुल कर सकते हो शांतनु, जब मर्जी से करो। हेलो सोनम ठाकुर, कैसी हैं आप? सभी लोग उत्तर बताएं कौन से सही हैं। जब तक आप उत्तर बता रहे हैं हम अपना कल का टाइम टेबल देखते हैं, कल क्या पढ़ाना है हमें। कल हाइबोलिक फंक्शन ही पढ़ाने के लिए हमने टाइम टेबल में डाला है। तो कल थोड़ा और हाइबोलिक और ट्रिग्नोमेट्रिक बनाया जाएगा, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए। हम्म, जल्दी बताओ कौन से पार्ट सही है। सूरज काली बताओ या मैं बताऊं? क्या हुआ? माई चैट इज लोडिंग। चलो करा जाए ट्राई, ट्राई करते हैं। हमें क्या करना है, सब कुछ फॉर्मूला में पुट करके देखते जाना है। साइन हाइपरबोलिक, ये लिखा हुआ, ये लिखे, ये साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है, ये साइन जेड का फॉर्मूला है। अगर आप यहाँ पे जेड पुट कर दोगे तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स में भी सेम हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूला होल्ड करते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक जेड क्या होता है? एक्सपोनेंशियल जेड माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जेड अपॉन टू। और कॉस हाइपरबोलिक जेड क्या होता है? एक्सपोनेंशियल जेड प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस जेड बाई टू। इन दोनों बातों को इस्तेमाल करें और फिर बस इतना को हमें इस्तेमाल करना है, बहुत सिंपल बच्चों वाला काम है। इस फॉर्मूला में पुट करते जाने वाली हूँ। पहला पार्ट कह रहा है कि आप साइन हाइबोलिक आयोटा एक्स पुट करो, तो वो आयोटा टाइम साइन एक्स आ जाएगा। एक्स और वाई कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो साइन हाइबोलिक आयोटा एक्स करना है आपको पुट, हाइबोलिक में यहाँ पे आयोटा एक्स पुट कर दो। जैसे आप पुट करोगे क्या आ जाएगा, करके देखते हैं। साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड यानी कि आयोटा एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा एक्स अपॉन टू। और हमें क्या होता है, साइन राइट हैंड साइड पे क्या है, साइन एक्स इंटू आयोटा, साइन एक्स इंटू आयोटा। ऐसा आ पा रहा है क्या? साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है? साइन एक्स की वैल्यू होती है, बताएं साइन एक्स की क्या वैल्यू होती है? एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा एक्स
हमने साइन की लिख दी है ना। रुकिए, आयोटा नहीं आएगा यहाँ पे। आएगा आएगा, क्या ही हो रहा है। साइन की क्या होती है? एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा एक्स बाय ट्वाइस आयोटा। इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आयोटा इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एक्स अपॉन ट्वाइस आयोटा। आयोटा से आयोटा गायब। क्या फॉर्मूला मैच हो गया? हो रहा है मैच, बस ठीक है। तो ये पार्ट सही है, ठीक है। इस तरीके से करते जाओ तो आयोटा टाइम्स साइन हाइपोलिक वाई ये आ जाएगा इसके बराबर। कॉस हाइपोलिक वाई ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। कॉस हाइपोलिक आयोटा वाई पुट कर दो तो देखते हैं। ऐसे सारे वेरीफाई करते जाओ, जो जो वेरीफाई होते जाए प्रॉपर्टी बनती जा रही है। कुछ नहीं करने, फॉर्मूला में पुट करके देखना है, ठीक है। तो ये सारे वेरीफाई करते जाओ। अब साइन हाइपोलिक आयोटा एक्स जो है वो इसके बराबर आ गया तो माइनस आयोटा के तो नहीं आएगा। ऐसी कॉस हाइपोलिक आयोटा वाई निकाल लो, देखो क्या आता है। निकालें तो कॉस हाइपोलिक आयोटा वाई निकालते हैं। कॉस हाइपोलिक क्या होता है? एक्सपोनेंशियल जेड प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस जेड। तो एक्सपोनेंशियल आयोटा वाई प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा वाई अपॉन टू। हमें इसको किसे कंपेयर करना है? इसको कंपेयर करना है कॉस आयोटा वाई से। कॉस आयोटा वाई क्या होता है? cos of z is exponential of minus exponential of iota z यानी कि exponential of iota into iota y plus exponential of minus iota z iota into iota y into minus upon 2। ये हो जाएगा exponential of minus y plus exponential of y by 2। और ये किसके बराबर आ रहा है? ये cos हाइपोलिक y के बराबर नहीं आ रहा, ये आपस में बराबर नहीं हो पा रहे हैं, तो ये तो गलत बात हो गई है। तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है और ये भी बराबर नहीं है, ये भी गलत है। कॉस हाइपोलिक आयोटा वाई ये लोग देख लेते हैं। जब हमने कॉस हाइपोलिक में आयोटा वाई बराबर पुट किया तो ये इसके बराबर तो नहीं आ पा रहा है। और कॉस आयोटा वाई किसके बराबर आ रहा है? कॉस हाइपोलिक वाई के बराबर आ रहा है। तो कॉस आयोटा वाई इसके बराबर नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब साइन हाइपोलिक जो है उसमें आयोटा की जरूरत है, ये भी बराबर नहीं आ पाएगा। तो आपके आंसर होने चाहिए ए, एफ और एच। किस किस के आंसर्स आ गए थे? सबको समझ में आया कैसे करना है? कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला में पुट कर करके देखना था। क्लियर है? तो ए, एफ और एच को अब आप फॉर्मूला की तरह याद रखें इस तरीके से, बस इतनी सी बात है। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी ब्रेनस्टॉर्मिंग थी, आपको पुट करके देखना था। आप ये वाला और ये वाला फॉर्मूला थोड़ा याद रखें, ये काम आएगा। अब आपको कुछ क्वेश्चन मेरे को करके दिखाना है, देखते हैं कौन दिमाग लगा पाएगा। फाइंड द फॉलोइंग वैल्यूज। साइन ऑफ 1 प्लस 5 आयोटा इन टर्म्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है, उसकी वैल्यू हाइपरबोलिक फंक्शंस की हेल्प से निकालनी है। और कॉस ऑफ √3 प्लस आयोटा √3 निकालो दोनों वैल्यूज और बताओ क्या आएंगी और कैसे करना है ये भी बताओ जरा। आपको एक तरीका तो पड़ता है, आपको कॉस का और साइन का फॉर्मूला आता है कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में, आप वैसे कर सकते हो। पर आपको वैसा नहीं कहा, इन्होंने क्या कहा, आपको यूज करना है हाइपोलिक फंक्शंस। हाइपोलिक फंक्शंस की मदद लेके फिर सॉल्व करना है। तो बताओ कैसे किया जाएगा, कैसे प्रोसीड करना है इसमें। क्या हो गया? जनता इतनी शांत क्यों है? समझ में नहीं आ रहा है? कुछ दिक्कत आई तो पूछो। सूरज कोई दिक्कत? काली कोई दिक्कत? देवानंद, शांतनु, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे डिस्कशन? कुछ मुश्किल लग रहा है? कोई कंफ्यूजन, कुछ डाउट?
खाली ने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बोलो, पार्टिसिपेट करो, बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। कोई दिक्कत नहीं है तो इतनी शांति क्यों है? निशी को भी समझ में आ रहा है। निशी आपकी तो बिल्कुल आवाज नहीं आती, कहाँ गायब हो? बोलो कुछ कुछ। फ्रेंच तो नहीं बोलने लग गई गलती से मैं? हिंदी में बात करी हूँ, फ्रेंच नहीं आती है मुझे। बताओ शाबाश, कैसे करना है? जो उसमें दिमाग लगा पाएगा वो एन की वो अच्छा काम कर रहा है। आपको भी फॉर्मूला बताया, उसकी हेल्प लेके दिमाग लगाना है। सूरज कहने की समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, तो जवाब देते रहो, है ना? मेरे को लगा तुम लोग गायब हो गए हो क्लास वन करके, जैसे कॉलेज की क्लास गायब कर जाते हैं वन होकर, है ना? ऐसा मत करो, ठीक है? तो कुछ दिमाग लगा पा रहे हो या मैं ही बताऊं? हल्का सा आपको हिंट दिया था, पिछला क्वेश्चन हिंट है। हिंट है, यूज द प्रीवियस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन पढ़ा है इसको इस्तेमाल करके कुछ दिमाग लगाना है। निशी कह रही यही है, थैंक यू निशी। हम्म कुछ लगाने की कोशिश करो। नहीं बताऊं? चलो मैं बताती हूँ। ये देखो जरा, अब हम कुछ गजब का पढ़ने वाले हैं। क्या गजब का पढ़ने वाले हैं? कुछ गजब होने वाला है। साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। अब अंदर क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स प्लस आयोटा वाई को कुछ जेड मान ले, है ना? अगर इसको जेड मान ले तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा जेड माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा जेड बाई ट्वाइस आयोटा। पर ये तो पढ़ लिया हमने पिछली बार, तो आज नया क्या है? इसको लेकर आते हैं हाइबोलिक के टर्म्स में। तो साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, याद करो, एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था हमने साइन ए प्लस बी का, याद आया? इसलिए आज भी उसको रिकॉल कराया था, कल भी रिकॉल कराया था। क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस आयोटा वाई प्लस कॉस एक्स साइन आयोटा वाई। अब कुछ समझ में आया क्या? अब देखो, साइन एक्स तो ठीक है, कॉस एक्स भी ठीक है, पर जहाँ कॉस ऑफ आयोटा वाई है, अगर हम उसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से हटाकर हाइपरबोलिक में लेके आना चाहे तो कर सकते हैं। बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पे? कॉस आयोटा वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉस हाइपरबोलिक वाई लिख सकते हैं, अभी ऊपर देखा था हमने। और यहाँ पे साइन आयोटा वाई की जगह क्या लिख सकते हैं? आयोटा टाइम्स साइन हाइपरबोलिक वाई। साथ में लगा दो कॉस एक्स, पढ़ा था हमने। ऊपर वाली फॉर्मूला का इस्तेमाल करें और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो साइन हाइपरबोलिक वाई को हम क्या लिख सकते हैं? साइन आयोटा वाई या साइन वाई? बताओ क्या आएगा? तो लगता है साइन वाई ही आ जाएगा। आयोटा नहीं, अकेला वाई आना चाहिए। हम्म हम्म तो साइन हाइपरबोलिक वाई और आयोटा टाइम्स, अरे नहीं, ठीक तो लिखा था, आयोटा वाई, हाँ ये ठीक लिखा था पहले। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करा हमने, इसका इस्तेमाल किया यहाँ पर और ये आ गया। ठीक है ना? ये समझ में आया? कोई दिक्कत? अब ऐसा करने से क्या हुआ? हमने ये जो आगे कॉस के अंदर आयोटा वाई लिखा है। अब एक बात बताओ, साइन और कॉस एक कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना आसान है या फिर एक रियल नंबर का? रियल नंबर का। हमने क्या किया, इसको हाइपरबोलिक फंक्शन में ले आए। तो हाइपरबोलिक फंक्शन भी अब रियल वाला आ गया, ये भी रियल वाला आ गया, ये भी रियल वाला, ये भी रियल वाला। तो सारा काम हमारा रियल में हो गया। अब चर्चा करनी है आसान है। बिल्कुल सेम तरीके से कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई अगर हम निकालना चाहें तो इसको कर सकते हैं। एक तो इसको पूरे को जेड मान लो, ऐसे वाला कर सकते हैं। कैसे? एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा जेड बाई टू। पर हमें ऐसे नहीं करना, हमें इसमें दूसरी तिगड़म लगानी है, इसको हाइबोलिक में लेकर आना है। तो हाइबोलिक में लाते हैं, क्या हो जाएगा ये? कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ आयोटा वाई माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ आयोटा वाई। वापस से वही फॉर्मूला लगा दो। कॉस आयोटा वाई किसके बराबर हो जाता है? कॉस हाइबोलिक के। और साइन आयोटा वाई किसके बराबर हो जाता है? आयोटा टाइम साइन हाइपरबोलिक के। अब ठीक है सब? तो ऐसे करने से क्या हो गया जी? सब कुछ किस में आ गया? एक्स और वाई के टर्म्स में आ गया, और साथ में फंक्शन अपने यहाँ पे कौन कौन यूज हो रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक यूज हो रहा है, और साथ साथ में कौन सा यूज हो रहे हैं? हाइपरबोलिक यूज हो रहे हैं। सबको समझ में आपकी बार? तो
अब समझ में आया? आप ही बता दीजिए कौन कह रहा था? निशी। सूरज समझ में आया? काली समझ में आया? ठीक है। शांतनु कह रहे थे थोड़ा हिंट, अब सब ठीक है? अब बताएं, अब हो जाएगा? अब बताओ कैसे होगा ये क्वेश्चन? तो अब 1 + 5 आयोटा करना है तो क्या करना है? बिल्कुल वैसे ही एक्सपैंड करो जैसे हमने नीचे नोट के केस में लिखा है। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 1 कॉस ऑफ आयोटा टाइम्स 5, है ना? कॉस ऑफ 5 आयोटा प्लस कॉस ऑफ 1 साइन ऑफ 5 आयोटा। अब इसको ले हाइपरबोलिक के टर्म्स में, ये आ जाएगा साइन 1, ये क्या हो जाएगा? कॉस हाइपरबोलिक 5 प्लस कॉस 1 साइन हाइपरबोलिक 5 और साथ में आयोटा। ठीक है, ऐसे ये क्या हो जाएगा? अब आगे समझ, ये बताओ फिर ये क्या हो जाएगा? सूरज ने लिखा ये समझ में आ गया, शांतनु समझ में आ गया, काली आपको? अगर आ गया तो बताओ इसका क्या बनेगा? अब इसी तरीके से ये हो जाएगा कॉस √3 साथ में कॉस हाइपरबोलिक √3 माइनस साइन ऑफ √3 साइन हाइपरबोलिक √3। सही है सब? सार्थक ने कहा आज मैं लेट हो गया फिर से। सार्थक आप लेट कैसे हो जाते हैं? खाना खा रहे थे? सबको समझ में आया? ये दोनों वैल्यू समझ में आ गई अच्छे से? इसका भी रीजन हम क्यों कर रहे हैं, ये सब हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला पे जानने के लिए। हम ये सब तिगड़म ऐसी टाइम पास नहीं कर रहे हैं, किसी रीजन से कर रहे हैं। तिगड़म हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बहुत इंपॉर्टेंट जबरदस्त एक फॉर्मूला देख पाए। सबको समझ में आया? पक्की बात है? चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ ऐसे ही बच्चों वाला जैसे, तो फिर एक फॉर्मूला पे चलेंगे। फॉर्मूला पे जाने का टाइम आ रहा है तो इसको क्लियर कर लो अच्छे से। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ, बिल्कुल सूरज आपने सही बताया आपकी बार, है ना? तो अब वैल्यू ढूंढो, आपको दोबारा से दो चीजों की वैल्यू ढूंढनी है। दो चीजों की वैल्यू ढूंढो दोबारा से, ठीक है? तो पहली चीज जिसकी आपको वैल्यू ढूंढनी है वो क्या है? रुको सोचने दो। साइन ऑफ 5, 5 दोबारा, 5 पहले ले लिया था ना, कुछ और लेते हैं। तो साइन ऑफ 5/2 प्लस 3π/2 आयोटा, एंड ऐसी कॉस की निकालते हैं, कॉस ऑफ 5 प्लस π/2 आयोटा। अब इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, नहीं देखिए कुछ हो पाता है, कुछ अच्छा आएगा इसका, देखते हैं, करो और बताओ क्या आएगा। दोबारा से वही सेम फॉर्मूला यूज करना है जो भी हमने देखा था। फॉर्मूला यूज करना सीख रहे हैं बेसिकली हम। इसका रीजन है, इससे हम बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज पर जाने वाले हैं, है ना? समझ में आ रहा है सभी को? बताएं फिर। सूरज, सार्थक, काली, आंसर बताएं। अगर आप इसको समझ गए तो इसके बाद में दोबारा क्वेश्चन नहीं देने वाली, देखते हैं कौन उस फॉर्मूला को पकड़ पाता है, फिर देखेंगे फॉर्मूला। बताएं काली, सूरज, शांतनु। शांतनु कह रहे हैं बच्चे समझ में आ गए, वो अच्छी बात है। अच्छा है, सब समझ में आ रहा है ना? आसपास से तो नहीं जा रहे, सब ठीक है? तो काली ने कहा cos 3π/2। ठीक है, देखते हैं बाकी लोग बताएं क्या आ रहा है।
करे सॉल्व, बाकी लोग कर रहे हैं, वेट करा जाए, सॉल्व किया जाए साथ में। सार्थक का आंसर आया cos हाइपरबोलिक 3 पाई आयोटा/2। कौन सा है सब, फर्स्ट पार्ट का आंसर दे रहे हैं सेकंड पार्ट का? फर्स्ट पार्ट का आंसर है। काली ने अब पहले फर्स्ट पार्ट का दिया था, सेकंड पार्ट का दे रहे हैं -cos/π/2। चलो देखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, है ना। और सार्थक का सेकंड का है -i/sin हाइपरबोलिक π/2। तो सबके आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं, काली और सार्थक के अलग आंसर आए, देखते हैं कौन सा सही है। सूरज ने कहा है -cos π/2 आयोटा, और सेकंड का, ओके, नीतू का आंसर है cos हाइपरबोलिक 3 π/2, सही है। ठीक है ठीक है, चलो सही है, देते जाओ सभी लोग, फिर देखते हैं। चलो एक्सपैंड करते हैं, ये हो जाएगा sin of π/2 cos of 3 π/2 आयोटा प्लस, आगे cos of π/2 sin of 3 π/2 आयोटा। अब ये तो अपना sin of 3 π/2 आयोटा को हम लिख सकते हैं आयोटा टाइम्स हाइपरबोलिक 3 π/2, पर वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि cos 90 यानी कि cos π/2 हो जाता है 0। 0 इंटू एनी फाइनाइट नंबर इज 0, तो ये लोग हो गए 0। sin π/2 हो जाता है 1। तो फर्स्ट पार्ट अपने पास बच गया cos 3 π/2 आयोटा। पर हम क्या करते हैं कि आयोटा से निकाल देते हैं चीज को बाहर, तो अपने पास क्या बच जाएगा हाइपरबोलिक के टर्म्स में, क्या नहीं है मेरे पास। तो अब इसको हाइपरबोलिक के टर्म्स में चेंज करते हैं, तो वो क्या आ जाता है, कॉस हाइपरबोलिक, आयोटा गायब हो जाता है, एज इट इज हाइपरबोलिक के अंदर 3 π/2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 π/2। ठीक है, तो अब जिन्होंने भी आंसर्स दिए हैं, कुछ कुछ के आंसर थे 3 π/2 आयोटा, वो सही था, कॉस हाइपरबोलिक 3 π/2 भी ठीक है, हमें हाइपरबोलिक के टर्म्स में आंसर लेकर आना था। क्लियर है? जिनसे गलती हो गई है वो जरा सा वेरीफाई कर लें। सार्थक ने आंसर चेंज किया, सब लोग वेरीफाई कर लें, ठीक है ना। सही है, सबको समझ में आ गया? ठीक, सब बढ़िया, अच्छा है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कॉस, इसको वैसे एक्सपैंड करते हैं, ये हो जाएगा cos of π/2 आयोटा माइनस sin of π/2 आयोटा। अब अब जैसे इसको एक्सपैंड करेंगे, cos of π हो जाता है -1 एंड sin π हो जाता है 0। 0 इंटू एनीथिंग के 0 खत्म, बात यहाँ पे बच जाएगा -cos π/2 आयोटा। तो जिन लोगों ने आंसर दिए सही है, पर हमें इसको हाइपरबोलिक में चेंज करके छोड़ना है, तो ये क्या आ जाएगा, -cos of हाइपरबोलिक, साथ में क्या लग जाएगा, π/2। तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है जी, सही है, अच्छे से पक्का क्लियर है। और कॉस हाइपरबोलिक आपको ग्राफ मालूम है वो कैसा होता है, सही है, और वो 0 से पास नहीं करता, तो ये 0 लोग नहीं होंगे, डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, इसको यहीं पर छोड़ दो, तो ये अपनी वैल्यू आ गई है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत? कुछ लोगों ने बी पार्ट में माइनस नहीं लगाया, तो आएगा माइनस साइन, देख लीजिए। क्या है कि क्वेश्चन और दूं या क्लियर हो गया? जिन लोगों को दिक्कत आई, गलत हुआ है, बताएं बाकी जनता। क्लियर है या एक एक पार्ट और दिया जाए? ठीक है सब, सबको समझ में आ गया? मुश्किल तो नहीं लग रहा ना कुछ? सिंपल एक्सपेंशन है, बस हाइपरबोलिक में चेंज करना है, बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल करें। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करें, सबको मालूम है? दोबारा लिख के बताया जाए। सिंपल है, कॉस आयोटा टाइम्स, अगर हम वाई कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, कॉस हाइपरबोलिक वाई बन रहा है डायरेक्टली, एंड साइन आयोटा टाइम्स वाई बन रहा है, आयोटा टाइम्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो इन दोनों बातों का हम यूज करें और अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अब है दो जबरदस्त फॉर्मूला जो कि होल्ड करते हैं, बहुत जबरदस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग
ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। पहला पार्ट है मॉडुलस ऑफ साइन जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। दूसरा है साइन जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। फिर है अपने पास कॉस जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। एंड साइन जेड का क्या हो जाएगा, कॉस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। आपको बताना इनमें से कौन से फॉर्मूला जो हैं वो सही होंगे। ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट जैसे से हैं, इनको यूज़ करा जा सकता है और ये अच्छे जैसे से फॉर्मूला है। हाँ जी बताएं तो कौन से सही हैं। अब इसमें आपने थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है। आप इसको दो तीन तरीके से कर सकते हो, या तो इसकी डेरिवेशन करो, है ना, ऑफ कोर्स ये है मेन मेथड, लंबा मेथड। दूसरा तरीका है आपको जेड यहाँ पे लेट करके देख लो और एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करके देख लो और फिर देख लो कौन सा वाला सेटिस्फाई हो रहा है। ये भी एक तरीका है, आपकी मर्जी है कैसे करना है। करें और बताएं क्या आंसर आपका आ रहा है। दो तीन तरीके आपके पास करने के लिए, आप इनमें से कोई भी तरीके से कर से देख सकते हैं और बताएं कि कौन सा आंसर आ रहा है। यस मैम, शांतनु क्लियर है सबको, काली सूरज सब समझ में आ रहा है ना, दिक्कत नहीं है कोई। चलो बताओ इसमें क्या बन रहा है। डेरिवेशन भी इसकी मुश्किल नहीं है, आसान जैसी है, तो आप लोग कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। कोई बता रहा है आंसर, काली, शांतनु बताओ भाई, सूरज, सार्थक आप बताएं। काली ने कहा एक्स एंड वाई ज्यूम कर लो तो भी हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यू कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे। एक्स एंड वाई ज्यूम करके नहीं हो रहा तो डेरिवेशन पे जाओ फिर। देखो काली, ऐसा हाइब्रिड फंक्शन की वैल्यू कैसे पता चलेंगे, जैसे साइन हाइब्रिड जीरो जीरो होता है, तो हमें एक वैल्यू पता है साइन हाइब्रिड सिर्फ एक बार जीरो होता है, वो होता है जीरो पर। तो आप कुछ ऐसा फंक्शन ले लो जिसमें वाई जीरो है, यानी कि एक्स को कोई रियल नंबर लेके, जेड को कोई रियल नंबर लेके चल लो, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसा वेरीफाई करके देखो जिसमें आपका वेरीफाई हो पाए। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो फिर आपके पास डेरिवेशन ही ऑप्शन है। मैं तो डेरिवेशन ही कराने वाली, डेरिवेशन ही मेन चीज़ है, बहुत आसान है, डेरिवेशन मुश्किल नहीं है। आपको लग रहा होगा कष्ट होगा, बस दो तीन चार लाइनें लिखनी होंगी। चलिए फिर डेरिवेशन पर ही। बात तो सही है, साइन मूल्य की वैल्यू के लिए ही आपको हमने ग्राफ बताया है, आप ग्राफ से अंदाजा लगा सकते हैं। अब कल ही स्टार्टिंग में थे ना, सबने ग्राफ पढ़ा था, दोबारा दर्शन कराते हैं ग्राफ के। मेरा ग्राफ, ये देखो, वापस ग्राफ को याद करें। साइन हाइपरबोलिक एक बार जीरो होता है, बस जीरो पर। कॉस का जीरो से कोई लेना देना नहीं है, टैन एक बार जीरो होता है। ऐसे करके आप वैल्यूज का अंदाजा लगा सकते हैं कि पाई बाय टू पे क्या वैल्यू ले रही होगी। अगर आपको याद नहीं भी है तो भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या वैल्यू ले रहा होगा, इस तरीके से। तो ग्राफ पढ़ने का ये भी काम होता है कि ग्राफ हमें थोड़ा सा हेल्प करता है एस्टिमेट करने में आंसर। हम्म।
काली कह रहे हैं ए और बी पार्ट में एक्स वाला पार्ट तो सेम ही है, बिल्कुल सेम ही है, इसलिए जीरो लेने से ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। काली हो सकता है उसके बाद ही फायदा, क्योंकि एल एच एस पे तो साइन जेड पूरा है ना। अब देखो कुछ वैल्यू पता लगेगा आपको, होगा कुछ दिग्रम। अरे फिर डिराइव कोई बता रहा है आंसर, या अपन लोग ये करें दिमाग लगाएं? सूरज कह रहा है कोई दिमाग लगा रही हो तो बता दो, वेट करा जाएगा, वरना बता दो कि आप ही करा दीजिए, तो हम दिमाग लगाएंगे। अच्छा, अगर कोई वैल्यू से नहीं कर पा रहा है, शांतनु ने कहा मे बी बी नहीं, आप बताओ कि कैसे सोचा। बेशक आप इसका आंसर मैं बताओ, इसमें जो बताएगा कैसे सोचा वो बड़ी बात है। चलो सोच लेते हैं, अभी 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 एक आंसर भूल जाओ सब लोग, बताओ कैसे सोचना है इसमें। सिर्फ एलएचएस देखो, बहुत ध्यान दो, कुछ नहीं, बेसिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। एलएचएस कैसे एक्सपैंड करना है, एक तो ये वाला करना है कि ये करना है। मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब ए पार्ट में भी और सी पार्ट में भी हमें बेसिकली काम तो यही करना है। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, मॉडुलस की डेफिनेशन बताओ। तो अगर एक्स प्लस आइटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मॉडुलस कैसे निकालते हैं। एक्स स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो, प्लस वाई स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो, अंडर रूट कर दो। यही करते हैं। एक और फॉर्मूला पढ़ा है हमने, क्या, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ये भी कर सकते हैं यूज़, तो जो अच्छा लगे उसको यूज़ करो और फिर बताओ क्या बनता है। ठीक है, तो करें ऐसा। चलो पहला पार्ट डिराइव करते हैं फिर। तो मॉडुलस ऑफ साइन z का होल स्क्वायर। अब z को मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा वाई, इसके मॉडुलस का स्क्वायर निकालना है। तो पहले x प्लस आइटा वाई की वैल्यू क्या आ जाती है, हमने निकाली थी अभी, अच्छी वाली लिखो उसको। साइन एक्स कॉस आयोटा वाई प्लस कॉस एक्स साइन आयोटा वाई। ठीक है, अब इसको हाइबोलिक के टर्म्स में ले आओ, इस पूरे का मॉडुलस निकालना है, इसका स्क्वायर करना है। हाइबोलिक के टर्म्स में ले आओ, साइन एक्स आगे क्या हो जाएगा, कॉस आइटा वाई का क्या हो जाएगा, कॉस हाइबोलिक वाई, यानी यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, कॉस एक्स, और ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई, साथ में आ जाता है आयोटा, इसके मॉडुलस का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, पहले पार्ट में एक्स और वाई रियल है, तो उसके ऊपर साइन और कॉस फंक्शन लगा के भी एक रियल वैल्यू आने वाली है, तो ये वाला पूरा पार्ट जो है कुछ रियल वैल्यू हो गई है। आयोटा को हटा दो अगर, तो ये वाला पूरा पार्ट भी ऐसी रियल वैल्यू है, तो बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स नंबर ही बन गया। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का होल अंडर रूट, और मॉडुलस का स्क्वायर करना है तो अंडर रूट गायब हो गया, तो अपने पास फाइनली क्या बच गया, साइन एक्स कॉस हाइबोलिक वाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स साइन हाइबोलिक वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें इसको किसके बराबर दिखाना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइबोलिक स्क्वायर वाई। क्या कह रहे हैं आप लोग, फिजिक्स में इजी यानी कि सार्थक कह रहे हैं कि आप इस तरीके से भी करके देख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक ट्वाइस वाई माइनस कॉस ट्वाइस एक्स। कुछ भी करके देखें, कुछ भी तिकड़म लगाए, आपको इतने फॉर्मूला सिखाए हैं स्टार्टिंग में, किसी भी फॉर्मूला से अगर आप इसे पहुंच पा रहे हैं काम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब इस पर क्या करना है आपको। अब जैसे हम करते हैं, आपको याद है साइन ए साइन बी का भी फॉर्मूला होता है, टू साइन ए साइन बी क्या होता है, ऐसे टू साइन ए कॉस बी क्या होता है। तो यहाँ पे बस एक अलग फॉर्मूला और इस्तेमाल करना है, डायरेक्टली आप करके करके यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आपके पास कौन से ऑप्शन आ जाने वाले हैं, एक तो ऑप्शन आ जाएगा अपने पास ए पार्ट और एक आ जाएगा सी पार्ट। ये वाले साइंस ही सही है, बी नहीं आएगा सही, डी नहीं आएगा सही, दिस इज द करेक्ट पार्ट। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करें जो इतने सारे हमने सीखे, और फाइनली इस आंसर पे आपने आ जाना है। सही है सब यहाँ तक, बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है।
अब देखो ध्यान देने वाली क्या बात है कि अब आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है। तो अब ध्यान याद कैसे रखना है, मॉडुलस ऑफ साइन जेड का स्क्वायर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स और साइन हाइबोलिक का भी स्क्वायर, साइन के केस में दोनों साइन आ गए और दोनों का स्क्वायर है। मॉडुलस ऑफ कॉस जेड का स्क्वायर क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइबोलिक स्क्वायर वाई। यानी कि हाइबोलिक वाले केस में दोबारा से साइन ही रहा, बस यहाँ पे कॉस के केस में, यहाँ पे साइन के केस में, यहाँ पे कॉस में ये चेंज हो गया है। ठीक है, ऐसे याद रखने का तरीका याद रख लेना और कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर एक और चीज़ अब आपसे पूछी जाएगी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। अगर वो चीज़ समझ में आ गई तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमने साइन और कॉस के बारे में दुनिया जान की चीज़ें जान ली है, तो बनता कि अब आगे चले हैं ना, थोड़ा सा टैन सेक कोसेक इनके बारे में भी जान लें। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनको थोड़ी सी वैल्यू दे लेते हैं। चलेगा, चलें आगे, कोई दिक्कत, यहाँ तक सब ठीक है। बढ़िया। अब थोड़ा बेसिक पार्ट तो आपको मालूम ही, वो बताने की जरूरत तो नहीं है, पर चलो दोहरा देते हैं। टैन किसकी रेशो होती है, साइन और कॉस की। तो टैन जेड, अगर हम एक्स में लेके चलते रियल में, वहां भी साइन और कॉस की रेशो थी, तो जेड में भी ये हो जाने वाला है साइन जेड बाई कॉस जेड। ठीक है, ऐसी कोसेक किसकी रेशो होती है, ये बेसिकली साइन का रेसिप्रोकल होता है। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो जेड कॉम्प्लेक्स में आके भी कुछ ज़्यादा बदलने वाला नहीं, वही बात रहने वाली है। जेड क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ भी आ रहा है। ठीक है भाई, वहीं डिफाइन होगा जहाँ पे साइन जेड जीरो ना हो, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, ये वहीं डिफाइन होगा जहाँ कॉस जेड जीरो ना हो, लिखने की जरूरत तो नहीं है। तो ऑफ कोर्स जहाँ पे इनकी डोमेन और डेफिनेशन है वहीं पे ये लोग डिफाइन है। और कॉट जेड क्या हो जाएगा, 1/tan z, विच इज कॉस जेड अपॉन साइन जेड। अब इन सबकी प्रॉपर्टीज फर्दर बिल्कुल जो सब हमने साइन और कॉस के लिए पढ़ी थी वही सारी प्रॉपर्टीज, इनके डेरिवेटिव्स क्या होंगे, tan z का क्या हो जाता है, सेक्स स्क्वायर जेड, है ना। ऐसे कर करके चलो ठीक है, फिर ऑप्शंस में सिलेक्ट करो। तो tan z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, बड़ा नहीं लिखना तो इस तरीके से लिख रही हूँ, ठीक है, आपको सिलेक्ट करते जाना है। ओके, कॉट जेड का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ठीक है, एंड सेक्स जेड का डेरिवेटिव, ठीक है, आगे आ जाएगा अपने पास। और किसका डेरिवेटिव बाकी है, कोसेक जेड, कोसेक जेड का डेरिवेटिव माइनस कोसेक जेड कॉट जेड प्लस पाई। ठीक है, एंड अगला और कौन सा डेरिवेटिव रहेगा ये अपने पास, tan जेड प्लस पाई इक्वल टू tan जेड। ठीक है, और कुछ रहेगा ये प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ साइन जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, एंड मॉडुलस ऑफ कॉस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, और भी कुछ, एक दो और देते हैं प्रॉपर्टीज, एच कॉस ऑफ आयोटा जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉस ऑफ आयोटा, और साथ में क्या लगा दें,
जेड कॉन्जुगेट, और एक और देते हैं साइन ऑफ आयोटा जेड का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू साइन ऑफ आयोटा जेड कॉन्जुगेट। यहाँ पे कोई भी चीज़ स्पेसिफाई नहीं है, यानी कि वो बात उसके डोमेन ऑफ डेफिनेशन पे या फिर फॉर ऑल जेड लिखी हुई होनी चाहिए। एंड लिख देते हैं ना, फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक दो और पार्ट्स बनाने का मन कर रहा है मेरा। आई जे साई प्रॉपर्टीज में लगा देते हैं। कॉस जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉस ऑफ जेड कॉन्जुगेट। हो गई सारी कवर, लगभग लगभग सारी जो आपको बताओ चाहिए वो सारी हमने इसमें कवर कर ली है। ठीक है, बताओ फिर क्या बनने वाला है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कवर करी गई हैं। ठीक है ना, तो सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज टैन सर्क के बारे में, कॉस के बारे में, साइन के बारे में जो बच्ची हमको बतानी चाहिए। इसके अलावा कोई रह गई है तो क्या है, वो इसी के कॉम्बिनेशन है। अगर आप इनमें से सारी पता लगा पाओगे तो बाकी बची हुई आपसे हो जाएंगे। सार्थक कह रहे हैं ए बी सी डी आर करेक्ट, बाकी चेक करना है। ठीक है, करो चेक, टाइम ले लो, सारे इकट्ठे ऑप्शन बता दो। ठीक है, 4-5 मिनट ले लो एंड फिर सारे आप ऑप्शन बताओ, सारी चेकिंग करो। बहुत इजी चेकिंग है, एंड इजी चेकिंग है पर सारी अच्छी प्रॉपर्टीज है। चेकिंग करने के बाद सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रहे, बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, करो चेक और बताओ क्या आ रहा है। आपको ये जो बेसिक हमने अभी तक पढ़ा है वो सारा बेसिक इस्तेमाल करना है, और ये जो दो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे ये भी काम आने वाले हैं, तो इनको भी याद में रखें और काम आएंगे, और इस तरीके से सॉल्व करें। आपको हिंट दे दिए, जो हमने फॉर्मूला पढ़े हैं अभी उन सबका इस्तेमाल करना है। ठीक, बताओ क्या आंसर आए सभी लोग। काली ने कहा बी पार्ट। बी पार्ट, काली इतने सारे में से आपको एक ही पसंद आया, बी पार्ट बस। ऐसे यार सारे लोग कर, सारे आंसर्स करके फिर इकट्ठे बताओ, ऐसे ना कंफ्यूजन होगी मुझे। एक बार में बताओ। काली ने कहा ऑल। ठीक है, बाकी जनता सबके रीजन बताओ। काली कैसे, चलो एक एक करके मैं आपसे पूछती हूँ, जो ऑल बोल रहे हैं उनको पकड़ते हैं। काली आई पार्ट का रीजन बताओ जरा, कैसे हुआ। निशी कह रही है ऑल। चलो 2 वोट लिख लेते हैं, 2 वोट्स अपने पास आ गए ऑल के, और एक वोट आया अपने पास सार्थक का ABCDEH। ठीक है, बाकी जनता 9 लोग हैं, 6 आंसर्स बाकी हैं, 3 लोगों ने आंसर दिए हैं, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें। सोचने की चीज़ है। निश्चय बताएं आप, निश्चय ने ऑल बोल दिया। ठीक है, और कौन रह गया, शांतनु, सार्थक, बाकी पार्ट्स बताएं। मैं बताऊं बाकी का।
सूरज ने कहा ऑल। सूरज जी पार्ट का और एच पार्ट का रीजन बताइए। सब लोग रीजन बताओ यार, ऐसे ही ऑल ऑल बोले जा रहे हो, रीजन बताओ। निशी आप बताओ अपने को जे पार्ट का रीजन। शांतनु ने कहा ACEH। सार्थक ने कहा एफ और जी चेक करने बाकी हैं, बाकी सारे सही हैं। तो सार्थक भी ऑल करेक्ट में जा रहे हैं, करो चेक जल्दी, ऑल के लिए एक और वोट आ रहा है अपने पास। करो जल्दी फिर मैं बताऊं जरा। चलो मैं बताती हूँ। ए पार्ट सही है, बी पार्ट सही है, सी पार्ट सही है, डी पार्ट सही है, ई पार्ट भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। दिस इज ओनली ट्रू फॉर z इज इक्वल टू n पाई आयोटा, एंड ये भी सही। ठीक है, ये सिर्फ तब ट्रू है जब n पाई आयोटा लेके चले, यानी कि जब साइन जीरो होता रहेगा सिर्फ तब तब ट्रू होता जाएगा। बाकी जगह पे इसको दिक्कत है। तो आई पार्ट जिसको सही लगा जरा आई पार्ट का रीजन बताएं, या फिर उन्होंने इसलिए सही बोल दिया कि सारे तो सही लग रहे हैं तो एक बीच में भी इसको भी सही बोल देते हैं, क्या ही फर्क है ना। बताओ रीजन आई पार्ट कैसे सही लगा था, क्या पता मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। तो सारे सही है, जबरदस्त प्रॉपर्टीज है। पहले चार क्या है, डेरिवेटिव्स है। हमें मालूम है tan z का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर जेड होता है, बिल्कुल जबरदस्त बात है, होता है, सही है ये तो। कॉट का होता है माइनस को सेक्स स्क्वायर जेड। सेक्स जेड का होता है सेक्स जेड टैन जेड। मैंने यहाँ पे चलाकी करी, टैन जेड की जगह टैन जेड प्लस पाई लगा दिया। क्यों? क्योंकि टैन जेड प्लस पाई टैन जेड होता है। फॉर्मूला में पुट करके देखो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है टैन जेड का? साइन जेड बाई कॉस जेड। साइन जेड क्या होता है? एक्सपोनेंशियल आयोटा जेड माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा जेड और बाय टू आयोटा। कॉस क्या होता है? बीच में प्लस प्लस लगा दो, टैन हो जाएगा दोनों का रेशो। रेशो लगाओगे, जेड प्लस पाई पुट करोगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा पाई ऊपर नीचे से बाहर आने वाला है, कट जाएगा, ट्वाइस आयोटा पाई आ जाएगा और कट जाएगा और ये आ जाने वाला आपके पास, टैन जेड आ जाएगा। इजी चेकिंग हो गई इतनी। अब पार्ट है एफ और जी पार्ट। एफ और जी जो पार्ट्स हैं वो हैं ऊपर वाले फॉर्मूला से। यहाँ पे हमने दो फॉर्मूला सीखे हैं, ये वाले। अब इन पर ध्यान जरा सा दीजिए। ध्यान दो, साइन जेड का मॉडुलस का स्क्वायर हमने कह दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइबोलिक स्क्वायर वाई। एक्स क्या है? कोई रियल नंबर। साइन स्क्वायर एक्स यानी कि रियल नंबर पे साइन लगाओ फिर उसका स्क्वायर कर दो। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा, या तो पॉजिटिव या जीरो। ठीक है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसे लिखते हैं दैट दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ऐसे ये वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि साइन हाइबोलिक वाई कुछ रियल नंबर आने वाला है, रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा या तो जीरो होता है, जीरो से बड़ा। ठीक है, अब देखो, जब हम कह रहे हैं एक नंबर को हमने दो पॉजिटिव वैल्यू में ब्रेक कर दिया, तो यानी कि साइन स्क्वायर एक्स में कुछ ज्यादा मैं बढ़ा रही हूँ तभी ये बनता है। तो साइन एक्स अकेला इससे पक्का छोटा है, तो इसी से डायरेक्टली कंक्लूड होता है कि साइन जेड का मॉडुलस जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का मॉडुलस। अब मॉड हम यहाँ पे ना भी लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो टर्म है। दोनों साइड स्क्वायर को हटा दो, तो साइन एक्स का जो मॉडुलस, साइन जेड का जो मॉडुलस है वो साइन एक्स के मॉडुलस से बड़ा है। बिल्कुल सेम तरीके से हम कॉस एक्स का भी कंक्लूड कर सकते हैं। तो जो ये वाले पार्ट हैं एफ और जी पार्ट, वो इस तरीके से आ गए ऊपर वाले फॉर्मूला को इस्तेमाल करके। ठीक है, काली ने कहा डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो वहाँ टैन वाला फॉर्मूला सही रहेगा। खाली डायरेक्ट वैसे नहीं सोच सकते, रीजन क्या है? क्योंकि वो ट्रू होता है रियल के केस में, हम हैं कॉम्प्लेक्स की दुनिया में। यहाँ पे क्वाड्रेंट रूल वैसा वाला नहीं होता है। तो डायरेक्ट नहीं सोचो, यहाँ पे आपको हमेशा सोच के करके देखना है। ठीक है काली, उसके बाद आप ऐसे याद रख सकते हो कि हाँ ये वाला क्वाड्रेंट रूल यहाँ पे होल्ड कर गया था। ठीक, और जो एच और आई और जे पार्ट्स हैं ये सिंपल चेकिंग है, पुट कर करके देखना है बस, सिंपल एक एक स्टेप के काम है। तो आप देखोगे किस तरीके से हो रहेगा। ये वाला सिर्फ टैप ट्रू होगा, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल जेड। आई पार्ट इसलिए गलत है बिकॉज ये सारे जेड के लिए ट्रू नहीं है, इट इज ओनली ट्रू फॉर जेड इज इक्वल टू एन पाई आयोटा, क्योंकि ये सारे साइन एन पाई को जीरो बनाता जाएगा। सबको समझ में आ गया?
तो आज हमने बहुत कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में जाना है। इसमें कोई कष्ट किसी को कोई कष्ट है तो बताओ, कष्ट का निवारण किया जाएगा। बिल्कुल सार्थक, आपने ऐसी बात जो कही वो भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। बाकी सब कमेंट पे चेक कर लें, बिल्कुल सही है। अब जो हमने किया साइन लास्ट के आई जे वाले पार्ट्स हैं, उसको आप हाइपरबोलिक वाला कंसेप्ट यूज करके कर सकते हो, क्योंकि वो भी हमने सीखा है। या फिर आप उसको एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्मूला में पुट करके देख सकते हो। सिंपल एक्सपेंशन है, एक एक स्टेप की जगह। सूरज कह रहे हैं मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड। ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल ये भी सही है। ऐसा होता है सूरज, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर जेड एक्स प्लस आइटा वाई है तो मॉडुलस ऑफ एक्स हमेशा मॉडुलस ऑफ जेड से कम होएगा, लेस देन इक्वल टू होएगा। एंड सेम फॉर मॉडुलस ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड होगा। बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। ये सही बात है, एकदम बिल्कुल सही। तो आप सब बिल्कुल बहुत सारे तरीके से सोचते हो। अब हमने इतना कुछ पढ़ लिया कि हम बहुत तरीके से सोच सकते हैं। अभी तो थोड़े तरीके हैं ना, आगे जाके आप देखो कि कॉम्प्लेक्स में यही मजेदार बात है। रियल में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी थोड़ा सा और आगे जाएंगे, आप इंटीग्रेशन देखोगे, फिर आप डेरिवेटिव्स के और तरीके देखोगे, फिर आप देखोगे अरे डेरिवेटिव के चार पांच तरीके तो हमने पहले ही सीख लिए हैं। गॉसियन इक्वेशन, सफिशिएंट कंडीशन, दो डेफिनेशन, डब्ल्यू करके ऐसे करके डेल्टा जेड को जीरो पे भेज दो या फिर जेड को जेड नॉट पे भेज दो। फिर आप देखोगे कॉची गुशर थ्योरम से भी कर सकते हैं। अरे वाह, आप देखोगे कहीं पे लिमिटेशन नहीं है, जो तरीका आपको याद आ जाए वो लगा दो। ठीक है, सही है सब। सब समझ में आ रहे, सब बढ़िया है। अच्छी बात है। अगर सब समझ में आए, सब बढ़िया है, तो फिर चलते हैं लाइफ लॉजिकल लेसन में। कोई डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो फिर आज के लाइफ लॉजिकल लेसन पे चलते हैं। आज का लाइफ लॉजिकल लेसन जो है वो एक दोहा है, रहीम जी का। काली, ये हम रिजर्व कर रहे हैं कल परसों के लिए। अपनी मोटिवेशन लेक्चर है ना, उसमें करेंगे बात, याद दिलाना। मोटिवेशन लेक्चर में इससे रिलेटेड टॉपिक भी मेरे को उठाना है, ठीक है। तो इसमें करते हैं मैं बात। हाँ, अभी हमें पढ़ना है रहीम जी का एक दोहा। बहुत अच्छा दोहा है, मेरा फेवरेट दोहा है। इसको मैं बहुत ज़्यादा खुद को याद दिलाती रहती हूँ, और लाइफ में बहुत बारी ना बिल्कुल सही होल्ड करता है। आप सबने सुना होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, रुत आए फल होए। कि भाई लोग धीरे चलो। अभी क्या मतलब है इसका, बहुत सही मतलब है कि धीरे धीरे रे मना, रे मन धीरे चल, धीरे सब कुछ होए, क्योंकि धीरे धीरे ही अपने टाइम पे सब कुछ होता है। माली सींचे सौ घड़ा। अगर माली जो है वो कुछ प्लांट्स लगाना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं जल्दी से ना, बिल्कुल एकदम, मान लो सारे आम के पेड़ लगाए हैं उनने, आम के बीज बोए हैं, गुठलियां बो दी हैं, वो चाहते हैं जल्दी से आम के पेड़ बन जाए और जल्दी से उस पर आम आ जाए और वो खा लें। तो वो क्या कर रहे हैं, वो 5 साल वेट नहीं करना चाहते आम के पेड़ के बनने का। वो क्या चाहते हैं कि क्या पता अगर मैं एक ही दिन में 100 घड़ा पानी डाल दूँ, 100 घड़े पानी डाल दूँ, मिट्टी के घड़े जो होते हैं, तो क्या पता पेड़ है ना एक दिन में बहुत बड़ा हो जाए। पर ऐसा नहीं होता है। अगर 100 घड़ा पानी भी डाल दिया जाए तो भी फल अपने टाइम पे लगेंगे। पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होने वाला है, उतना ही रहेगा वो, मे बी बीज और बड़ा ही ना हो, इतना पानी के चक्कर में वो बड़ा ही ना हो पाए। ये और हो सकता है कि वो खराब हो जाए। पर ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही दिन में पेड़ बन जाएगा, नहीं है ना। तो अब दोबारा सुनो इस पूरी बात को। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, रुत आए फल होए। तो जो जब उसको पेड़ बनना होगा उसी टाइम पे आके वो पेड़ बनने वाला है, उससे पहले तो कोई स्कोप उसका नहीं है। तो इसलिए इसलिए क्या कीजिए कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई भी बात चल रही हो तो जल्दबाजी ना कीजिए। कभी कभी वेट करना पड़ता है। आपको आम के पेड़ की और ज़बरदस्त बात बताते हैं। आपने कभी, आप खेत वेत में आपने काम किया हो या आम के पेड़ अपने उगाए हो, तो आपको इस बारे में जानकारी होगी। आम के पेड़ ना, जैसे है ना, पहले आप उसको लगाओगे, गुठलियाँ लगाओगे, बोओगे ना, तो 1 साल में क्या होगा, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और ना उस पर फूल आने लग जाते हैं। माली अंकल ने हमें सिखाया था। और कुछ हमारे यहाँ पे जैसे है ना, जो लोग खेत वेत में काम करते हैं, हमने भी बहुत खेती करी है, मज़ा आता है। पर हम वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करी, क्योंकि सिटी लाइफ में तो हम ऐसे कभी कभी हफ्ता हफ्ता जाते थे और खेती करके आते थे, तो ज़्यादा नहीं करी। तो जो लोग पूरे सीजन करते हैं उन्होंने समझाया कि ऐसा होता है कि आम के पेड़ पे जो फूल आते हैं 1 साल में, उनको तोड़ दिया जाता है।
क्यों? क्योंकि फूल से फल बन जाता है और फ्रूट बन जाता है। अगर 1-2 साल में ही हम उसको फ्रूट बनने की इजाज़त देंगे, आम के पेड़ पे फल लग जाएगा तो क्या होगा? तो वो छोटा सा जो है ना, उसके वेट से भारी हो जाएगा और फिर वो कभी बड़ा पेड़ कभी नहीं बनेगा। उसके बाद वो कभी बड़ा पेड़ नहीं बन पाएगा। तो हमेशा वो 4-5 छोटे-छोटे आम ही दिया करेगा और कभी बड़ा पेड़ नहीं बन पाएगा। अगर 1 साल में जो फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, उनको हम तोड़ देंगे, बड़ा नहीं होने देंगे, तो फिर वो पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर 5 साल में जो बड़ा पेड़ हो गया, उसके बाद वो फ्रूट देगा और उसका अपने को फायदा मिलेगा। ठीक है? तो उससे क्या है कि अगर आपको ज्यादा फ्रूट्स चाहिए तो आपको पेड़ को बड़े होने का इंतजार करना होगा, वरना कोई दिक्कत वाली बात है ना? तो क्या कहना है? रामलाल छाकर मैम डिफरेंशियल इक्वेशन लेसन के बारे में बात कर रहे थे। सूरज ने कहा, करत करत अभ्यास जन्मत होत सुजान, रसियत आवत जात है करजत निशान। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये कबीर जी का दोहा है। तो इस लेसन से आपको समझ में आई बात बहुत अच्छी सी, कि जो टाइम पे चीज होती है वो बेस्ट होती है। तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, और जल्दबाजी करके नुकसान और हो सकता है ज्यादा कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। तो पेशेंस रख के मेहनत करते जाओ, एफर्ट करते रहो, अपने टाइम पे जबरदस्त तरीके से वो काम हो जाएगा। ठीक है? लेसन प्यारा है, याद रखना सब लोग। फिर आज की लेसन को सब याद रखेंगे, समझ में आ गए, फिर यहाँ पे वीडियो खत्म करें। रामलाल का कहना है, मैम डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बुक बता दीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आप ईसी इवांस की बुक पढ़ सकते हैं, बहुत एलसी इवांस की बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है। एंड कॉडिंगटन पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। एमडी राय सिंघानिया पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। ठीक, और बताइए, करें फिर, इजाजत दीजिए, वीडियो खत्म करें। काली कह रहे हैं, अगर सीएसए नेट का एग्जाम जब होना है तभी होना है। क्या बात, सही बात है, बहुत सही। ठीक है, करें वीडियो खत्म। चलो फिर, इजाजत दीजिए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, आपको लगे किसी और के काम आ सकती है उनके साथ भी शेयर करें। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे साथ कोई वीडियो मिस ना करें। हम्म, बिल्कुल सही बात है काली, हम जल्दी करना चाहें तो नहीं होगा। और फिर अभी लेक्चर को क्लोज करते हैं। आप सबके साथ बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग आया कीजिए, वीडियो में थोड़ा ज़्यादा बोला कीजिए, शांत मत हो जाए कीजिए। अच्छे से प्रैक्टिस करना। आज की वीडियो में सब समझ में आया, कुछ नया सीखने को मिला है, सब कुछ जानते थे, नया नया मिला। जब नए कंसेप्ट सीख रहे होते तो शांत मत हो जाया करो, बोल लिया करो, पार्टिसिपेट किया करो। नहीं समझ में आता तो ऐसा बोला करो कि समझ नहीं आ रहा है। इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा तो बोलो कि मैम थोड़ा ऐसे तरीके से बताओ कि मन लगे, और ज़्यादा बोल दिया करो, कुछ भी समझाया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो फिर अभी इजाज़त दो, टेक केयर, मिलते हैं कल दोबारा सेम टाइम पे 9 से 10 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक और लेक्चर है। तब तक टेक केयर, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल।